उसे भी इतने अंतर्यामी हो गए। अरे इतने अंतर्यामी कहाँ से हो गए कि किसके दिल में क्या है, किसके दिल में क्या है। पहले ये तो बता दें कि देश के दिल में चल रहा है वो तो समझ नहीं पा रहे हो आप। राहुल गांधी समझ गए आप। जो देश में दिखाई दे रहा है खुली आंख से हो रहा है पूरे देश के अंदर, उसे तो समझिए, उसकी तो जिम्मेदारी समझिए, वो जिम्मेदारी निभाइए। सर इसके अलावा ये कहा, एक और बीजेपी ने आरोप लगाया कि 4% मुसलमानों को आरक्षण दे दिया कर्नाटका के अंदर। इन्हें फांसी चढ़ा दोगे क्या मुसलमानों को? इन्हें मुसलमानों को फांसी चढ़ा दोगे क्या देश के अंदर? कि हर वक्त मुसलमान 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 दिया गया है मुसलमान को। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमान बदहाली के कगार पर है, और 10 साल के अंदर तो मुसलमान को जो मिलता था वो भी खत्म कर दिया, बिल्कुल बर्बादी के कगार पर ला दिया। अब सांस लेना भी बंद करोगे क्या? सांस लेना भी बंद कर देगा मुसलमान का? राहुल गांधी ने करवाया, उनकी एडवाइस तो क्या हुआ उसमें? एक बात बताइए, क्या हुआ उसमें? मुसलमान की हालत तो देख लीजिए क्या हो गई है। मुसलमान को प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान हो। कंप्यूटर भी छीनना चाहते हो, कुरान भी छीनना चाहते हो, मुसलमान की हालत ये करना क्या चाहते हो आप? रीजनल लैंग्वेज पे बात करिए। राहुल गांधी के लिए साफ कह दिए कि जिसके दिल में आतंकी हो उसको तो सब जगह आतंकवादी दूर से ही दिख जाते हैं। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के मंत्रियों को और कम से कम गृह मंत्रालय जैसे अहम पद संभाल रहे व्यक्ति को चुनावी भाषण देश की सदन में नहीं करना चाहिए। वो चुनावी भाषण है उनका, जो वो देश में चुनाव प्रचार के दौरान मंचों पे बोलते हैं वही वहां यहां बोल रहे हैं। थकाऊ और बेहद उबाऊ भाषण था। चेयरमैन साहब तक बीच में एक बार उठ के चले गए। तो बाकी राहुल गांधी को कोसे बिना कोई भाषण पूरा होना नहीं है, कोई रिप्लाई पूरा नहीं होना है। तो मेरा मानना है कि जो अहम मुद्दे उठाए थे, अजय माकन जी ने उठाए थे पहले दिन से, जो इस डिस्कशन शुरू हुआ था, तो जिन जिन महत्वपूर्ण विपक्ष के सदस्यों ने सवाल उठाए थे उन सवालों पर आंकड़ों की बाजीगरी से आप पार नहीं पा सकते। ड्रग्स को लेकर के जो महत्वपूर्ण सवाल उठाया अजय माकन जी ने, आप ये कह रहे हो कि हम ड्रग्स ज्यादा पकड़ रहे हैं। पकड़ कहां रहे हैं? मुद्रा एयरपोर्ट पर, पोर्ट पर। मुद्रा पोर्ट किसके पास है? उसकी जवाबदेही किसके पास है? उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। हम बताएंगे कि हम ड्रग्स पकड़ बहुत रहे हैं। तो फिर जिस पोर्ट पर पकड़ा जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई क्या करें? उसको पोर्ट का पोर्ट दिए जा रहे हैं, देश का ज्यादातर संसाधन उसके हवाले किए जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम जो है ड्रग्स की कमर तोड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी की बात है बस। क्षेत्रीय भाषाओं के ऊपर भी जोर दिया कि तमिलनाडु के अंदर जो है तमिलनाडु की सरकार बोलकर दिखाए, सब में पत्राचार करेंगे तो सबसे अब जितने मुख्यमंत्री उसे करेंगे वो स्थानीय भाषाओं में ही करेंगे। इसको कैसे देखें? नहीं, ठीक है, करें। अगर स्थानीय भाषाओं को देखिए, मेरा अपना मानना है कि भारत बहुत विविधताओं का देश है। आपको हर भाषा, हर कल्चर, हर तहजीब का सम्मान करना पड़ेगा, भले ही वो आपकी राजनीति को सूट करे या ना करे। और ये बात अगर भाजपा अगर इसको मान ले तो सिर्फ भाषा नहीं, अलग अलग तहजीबों का, अलग अलग धर्मों का भी सम्मान करे। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया कर्नाटक की सरकार। बीजेपी को उसके ऊपर आपत्ति है। वो कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी की एक्ट और एडवाइस पर ये काम हुआ। 1947 में पंडित नेहरू ने 2 देश बना दिए थे क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री बनना था। अब राहुल गांधी को भी पद पे आना है और उनको सत्ता चाहिए, तो वो इस तरीके का अपीजमेंट कर रहे हैं और ओबीसी का हक छीन कर मुसलमानों को दिया। दरअसल भाजपा झूठ बोल रही है। सिर्फ मुसलमानों को नहीं है, ओबीसी को है, एससी को है, एसटी को है। भाजपा इस मामले पे शुद्ध रूप से राजनीति कर रही है, झूठ बोल रही है। कोई कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि आपको देश के असली इश्यूज को एड्रेस नहीं करना है तो आप इस देश के लिए जिसके पूरे खानदान ने शहादत दी हो उसके बारे में ऐसा कहना, मैं समझता हूं ये बहुत निंदनीय है। गृह मंत्री जी को ये बात वापस लेनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के खानदान ने इस देश के लिए शहादत दी है। उनकी दादी ने शहादत दी है, उनके फादर ने, पिताजी ने शहादत दी है। आप अपने खानदान नहीं, आप अपने परिवार, जिस परिवार की बात करते हो उसमें से किसी को बताओ कि किसी ने देश के लिए शहादत दी हो। तो कर्नाटका के अंदर रिजर्वेशन दिया 4% मुस्लिमों को, उसमें कह रहे हैं मुस्लिम अपीजमेंट हो रहा है, इस कारण से ऐसी चीज। देखिए, ये इनको समझ नहीं आता। कैटेगरी 2B में रिजर्वेशन पहले से है। वहाँ ओबीसी का रिजर्वेशन है, वो कैटेगरी 2B में है, तो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है। अब आप मोदी जी तो खुद पसमानदा की बात करते हैं, और पसमानदा को जब रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट्स में दिया जा रहा है तो आप विरोध कर रहे हैं। ये कहाँ की राजनीति है? एक तरफ पसमानदा करते हैं, पसमानदा को कर्नाटक की सरकार रिजर्वेशन देती है तो उसका आप विरोध करते हैं। क्या बात? माननीय गृह मंत्री जी ने लगभग 2.5 घंटे कश्मीर से लेकर और सीआईएसएफ, बीएसएफ
के कर्मचारियों के हितों के लिए उन्होंने क्या किया, यहां तक उन्होंने सारी बातें की। लेकिन आज देश के दो प्रमुख मुद्दे हैं जिनके बारे में निर्णय देश के लोग जानना चाहते हैं। ये जनगणना कब होगी? 2021 में होना चाहिए थी, आज 2025 पहुंच गया है। हमारी निरंतर मांग जा रही है कि जाति आधार पर जनगणना होना चाहिए। उसके ऊपर एक शब्द उन्होंने नहीं बोले, जबकि ये उन्हीं के कार्यक्षेत्र का एक विषय है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी निरंतर कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर को हम राज्य का दर्जा देंगे। कब देंगे? अब चुनाव भी हो गए, जो सरकार बनी है उसको जो अधिकार मिलना चाहिए वो तय नहीं कर पा रहे हैं। जो गवर्नमेंट प्रोसीजर में जो गवर्नमेंट रूल्स हैं, बिजनेस रूल्स हैं, उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल पंगु बना हुआ है। आज भी सारी फाइलें जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जा रही है। कहने का मेरा मतलब यह है कि उन्होंने दुनिया भर की तो बात की, लेकिन मुद्दे की बात नहीं की। बहुत लंबा रिप्लाई दिया, लेकिन आप बताइए, देश की राजधानी दिल्ली अगर अपराधों के मामले में 10 गुना अधिक है बाकी यूनियन टेरिटरीज से, जहां पे राष्ट्रपति रहते हैं, जहां पे प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां पे गृह मंत्री रहते हैं, सारी सरकार रहती है, सीबीआई यहाँ, ईडी यहाँ, सब कुछ यहाँ, और बावजूद इसके दिल्ली में अपराध चरम पे है, जहां तमाम एम्बेसीज हैं। आपने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। देश भर में आपकी पार्टी के ही लोग नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। सांप्रदायिक दंगों में 94% की वृद्धि हुई है 5 साल के अंदर। देश भर में जो डबल इंजन की सरकारें हैं, उनका आंकड़ा मैंने पढ़ा कि कितने अपराध उनके राज्यों में हो रहे हैं। तो इन सारे विषयों पे तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने कुछ बोला नहीं। बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को कितना डिपोर्ट किया इन्होंने 11 साल के अंदर। यहाँ कोई ट्रंप की सरकार चल रही, कोई आंकड़ा है आपके पास कितने घुसपैठी हैं हिंदुस्तान के अंदर? आप मुगलों की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों की क्रूरता की बात क्यों नहीं करते? आप मुगलों की निशानी मिटाना चाहते हैं, चलिए मिटाइए फिर। ताजमहल, लाल किला, जितने भी मुगलों की संपत्तियां हैं सब मिटा दीजिए। अंग्रेजों की भी मिटाइए। संसद किसने बनवाई? अंग्रेजों ने बनवाई। राष्ट्रपति भवन किसने बनवाया? अंग्रेजों ने बनवाया। दिल्ली का रेलवे स्टेशन किसने बनवाया? अंग्रेजों ने बनवाया। 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हो गया। उसके बाद जो भी संपत्तियां हैं हमारी हैं, 144 करोड़ लोगों की हैं, जो सरकारें आएंगी उनकी हैं। तो आप कह रहे हैं हम सब तोड़ डालेंगे। तो ये विध्वंसक राजनीति से इस देश को क्या लाभ मिलना है? कितना रोजगार हासिल हो गया देश के लोगों को इससे? कितनी महंगाई दूर हो गई? क्या परिवर्तन किया? आप 186 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर है। बॉर्डर के ऊपर जो समस्याएं हैं, आज चीन घुसपैठ कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर। आप उन सारे सवालों पे आपका दिमाग नहीं जाता, आप बात नहीं करते। आप खाली विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालने पे लगे हुए हैं। तो ये राजनीति, सरकारों को गिराने की राजनीति, इससे क्या लाभ हो रहा है देश का?